गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। बेटा, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स में हमारा महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में और एंट्रेंस एग्जाम में कार्नोट साइकिल करके है। तो बेटा, आज हम लोग कार्नोट साइकिल पढ़ेंगे। बेटा, ये कार्नोट साइकिल समझने के पहले आपको हीट इंजन के बारे में थोड़ा आइडिया रहना जरूरी है, क्योंकि ये कार्नोट साइकिल में एक प्रेशर वॉल्यूम का ग्राफ आपको दिया हुआ है। यानी कार्नोट साइकिल बनाई हुई है। यहां पर ये इनिशियल प्रेशर वॉल्यूम दिया है। ये इस टाइप का डायग्राम है जिसे हम लोग समझेंगे आगे। ठीक है ना। आइसोथर्मल एक्सपांशन, एडियाबैटिक एक्सपांशन, आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन, एडियाबैटिक कॉम्प्रेशन, ऐसे अलग अलग चीजें दी हुई है। इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा पहले हीट इंजन समझते हैं। द कार्नोट साइकिल हीट इंजन के बारे में बताता है। अब हीट इंजन यानी क्या? तो हीट इंजन यानी जिसमें हीट से वर्क डन मिलाया जाता, यानी हीट इंजन कन्वर्ट हीट इनटू वर्क डन। आपका जो हीट इंजन रहता है वो हीट को वर्क डन में कन्वर्ट करता है। यानी क्या? तो आप पेट्रोल लोगे, डीजल लोगे। सो पेट्रोल और डीजल इनका कंबशन करके हीट आपको मिल रही है और उस हीट से आपकी गाड़ी चलेगी। अगर बेटा स्कूटी ले रहे हो, कार ले रहे हो, बाइक ले रहे हो, एरोप्लेन ले रहे हो, इन सब में हीट इंजन है। यानी पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल करके वर्क डन मिलाना, यानी ये होता है आपका हीट इंजन। इसका वर्किंग कैसा रहता? अगर मैं हॉरिजॉन्टल इंजन दिखाऊं तो, वैसे आप वर्टिकल इंजन भी दिखा सकते हो। ये आपका वर्टिकल में ले लिया, तो ये वर्टिकल इंजन हो गया आपका। हम लोग हॉरिजॉन्टल इंजन दिखा रहे हैं यहां पर। ये मैं आपको हॉरिजॉन्टल इंजन बताऊंगा। तो बेटा, ये अपने इंजन का सीसी रहता, यानी सीसी का मतलब सेंटीमीटर का क्यूब। इसे आप सीसी कहते हो। गाड़ी कितने सीसी की है, ठीक है ना, यानी क्यूबिक सेंटीमीटर। तो वो यहां का वॉल्यूम बताता है, इनिशियल वॉल्यूम। यहां पे आपका पेट्रोल टैंक होगा, यहां से एयर लोगे आप, एटमॉस्फेयर से एयर लिया। गाड़ी का पेट्रोल टैंक है, उससे पेट्रोल लिया। पेट्रोल और एयर को कार्बोरेटर में मिक्सअप कर दिया और कार्बोरेटर में मिक्सअप करने के बाद इसको इंजन में सप्लाई कर दिया। अब आपके कार के इंजन में, ठीक है, यहां पे पेट्रोल और एयर का मिक्सचर आ चुका है। तो ड्यू टू दिस सम प्रेशर exerted by the gas on the piston, so that pressure is denoted by P1 here. ये P1 दिखा दिया। And its volume is represented by V1, तो इसका वॉल्यूम V1 से दिखा दिया। सो इसका इनिशियल वॉल्यूम एंड इनिशियल प्रेशर यहां पे हमने दिखा दिया। बेटा, कम वॉल्यूम, वॉल्यूम कम है और उसमें एयर उतनी ही भरी हुई है, तो ये प्रेशर ज्यादा एक्सर्ट करेगा। वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा। अगर ये कंटेनर में इतनी सी जगह पर उतनी ही गैस रख दिया और बाद में स्पेस इंक्रीज कर दिया, तो ये वॉल्यूम बढ़ गया ना। सो वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा। अब इनिशियल स्टेज पर यहां का जो वॉल्यूम है वो V1 और इसकी वजह से जो मैक्सिमम प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है वो P1। सो P1 इज द प्रेशर, V1 इज द वॉल्यूम। तो ये प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ में ये पहला पॉइंट आपने बता दिया। इसका कोऑर्डिनेट हो गया P1, V1। क्लियर यहां तक? अब बेटा, यहां पर आपका कंबशन स्टार्ट होगा, ठीक है। बाद में ये आपका पिस्टन रहता है, ये कनेक्टिंग रॉड, ये क्रैंक, और यहां पर होता है आपका शाफ्ट, और ये शाफ्ट आपका रोटेट होता है। ये जो पिस्टन रहता है, ये पिस्टन रेसिप्रोकेट होता रहता है, ऐसा आगे पीछे मूव होता रहता, जबकि ये व्हील जो है वो सर्कल में घूमता रहता है, ऐसा। अब ये आपका सर्कल में घूमेगा। धीरे धीरे ये पिस्टन आपका पीछे पीछे जाने लगेगा। अब ये पिस्टन पीछे चला गया और ये आपका कनेक्टिंग रॉड यहां आ गया, क्रैंक यहां आ गया आपके, ऐसे।
तो जैसे ये क्रैंक ऐसे घूमेगी तो ये आपका शाफ्ट सर्कल में घूमने लगा। अब ध्यान दो बेटा, ये जब यहां से लेके यहां तक एक्सपांड हो रहा है तो आपका वॉल्यूम बढ़ रहा है, और वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर घटेगा। तो ये धीरे धीरे आपका वॉल्यूम बढ़ते जा रहा है बेटा, इस तरफ जाना, यानी ये लाइन अगर हमारी इस तरफ जा रही तो इस तरफ जाना, यानी वॉल्यूम बढ़ रहा है ना, ये वॉल्यूम एक्सिस है, तो ये वॉल्यूम एक्सिस इस तरफ शिफ्ट हो रहा है ऐसा। सो ये वॉल्यूम एक्सपांड हो रहा है, ठीक है। और आपका प्रेशर धीरे धीरे घट रहा है, क्योंकि जब आप यहां से लेके यहां तक गए, ये नीचे वाले पॉइंट पे चले गए, तो आपका प्रेशर घट गया ना अभी। अब आपका प्रेशर क्या हो गया P2, और वॉल्यूम देखो आपका बढ़ गया, तो ये वॉल्यूम क्या हो गया V2। सो यहां का कोऑर्डिनेट क्या कहोगे आप, P2, V2, ये ऐसे। सो प्रेशर की वैल्यू घट गई और वॉल्यूम की वैल्यू बढ़ गई, ये आपका एक्सपांड हुआ। तो ये एक्सपांड हो रहा है, ये जब एक्सपांड हो रहा है बेटा तो ये होना चाहिए आइसोथर्मली, यानी कांस्टेंट टेम्परेचर। ये एक्सपांड तो हो रहा है बट टेम्परेचर को कांस्टेंट बनाए रख रहा है, तो ये आपका आइसोथर्मल एक्सपांशन है। आइसोथर्मल एक्सपांशन की कैटेगरी में आ रहा है, क्योंकि ये वाला आपका एक्सपांड हो रहा है ना ऐसा कांस्टेंट टेम्परेचर रख के। बेटा प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं कि आप इस समय कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन कर पाओ, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। बट ये कार्नोट ने आपको आइडियल साइकिल, आइडियल या तो हाइपोथेटिकल साइकिल बताइए कार्नोट ने। कार्नोट के कहने के हिसाब से अगर कांस्टेंट टेम्परेचर पे ये एक्सपांड होते जाएगा, ठीक है, ये वर्किंग सब्सटेंस है आपका। सो वर्किंग एयर अगर कांस्टेंट टेम्परेचर पे ये एक्सपांड होते रहेगी तो आपको मैक्सिमम इफिशियंसी मिलेगी। वैसे आपका पेट्रोल इंजन, डीजल इंजन जो होता है, ये 30%, 40%, 50%, 60% तक ही इफिशियंट रहती है। यानी पेट्रोल के पास जो ताकत है, अगर एक एग्जांपल के तौर पे पेट्रोल के पास अगर 100 जूल की ताकत है तो उससे आपको 100 जूल का वर्क डन नहीं मिलता, आपको 50, 55, 40, 45 इतना जूल ही आपको वर्क डन मिलता है। तो कार्नोट ने यह कहा कि पेट्रोल से जो हीट मिलती है उस हीट से मैक्सिमम वर्क डन मिलाने का तरीका क्या हो सकता है। तो उसके कहने के हिसाब से जब ये वर्किंग सब्सटेंस एक्सपांड होगा तो इस समय यहां का टेम्परेचर कांस्टेंट मेंटेन रहना चाहिए, जो कि आपका सोर्स का टेम्परेचर है। सोर्स का टेम्परेचर बोले तो हायर साइड और सिंक बोले तो लोअर साइड। तो हायर साइड का टेम्परेचर कांस्टेंट बनाए रख के ये एक्सपांड होना चाहिए। अब देखो बेटा, इनिशियल वॉल्यूम से यहां तक वो ऐसे ऐसे एक्सपांड होते चला गया, जो आपने यहां पे दिखाया, यहां से यहां तक, जो आपने यहां से लेके यहां तक दिखाया। इसके बाद बेटा यहां से लेके यहां तक ये आइसोथर्मली एक्सपांड हुआ, इसके बाद ये आइडियाबैटिकली एक्सपांड होना चाहिए। ये आइडियाबैटिकली एक्सपांड बोले तो हीट को कांस्टेंट रख के एक्सपांड होना चाहिए, यानी इसके बाद और थोड़ा ये एक्सपांड होगा, और ये जो थोड़ा एक्सपांड हो रहा है ये आइडियाबैटिकली हो रहा है। यहां पे ये यहां तक था, ये वाला जो एक्सपांशन था वो आइसोथर्मल टेम्परेचर को कांस्टेंट रख के, और ये वाला जो एक्सपांशन था ये हीट को कांस्टेंट रख के। तो इसके बाद और ये एक्सपांड होगा, और ये जो एक्सपांड हो रहा है वो एडियाबैटिकली एक्सपांड हो रहा है। सो ये वाला एडियाबैटिक एक्सपांशन की कैटेगरी में आएगा। ये आइसोथर्मल एक्सपांशन के समय वो हीट को लेते रहता, यानी हीट सप्लाइड बाय द पेट्रोल, पेट्रोल से मिलने वाली हीट उसको मिलते रहती, यानी हीट सप्लाई होता रहता, यानी कंबशन हो जाता है यहां से यहां तक, और बाद में हीट को कांस्टेंट रख के एक्सपांड होता वो। सो यहां पे आपको वर्क डन मिलता है। इसके बाद यहां आपको वर्क डन मिला, यानी वर्क डन बाय द गैस ऑन द पिस्टन, यानी आपका पेट्रोल ने गाड़ी को चलाया, वो वर्क डन मिला, ठीक है। इसके बाद बेटा अब ये तो यहां से यहां तक चला गया, अब ये आपका शाफ्ट और क्रैंक आपके ऐसे घूम गई पूरी, और ये घूमने के बाद अब आपका वापस आएगा ये, तो ये जब वापस आएगा तो ये ऐसा कुछ आ जाएगा, ये ऐसा, ठीक है। अब ये धीरे धीरे इसको कॉम्प्रेस करेगा, ये ऐसा आएगा। अब ये देखना बेटा, ये आपका रोटेट होके ऐसा आ रहा है, तो ये वाला जो पिस्टन है, अब ये पिस्टन वापस आना चालू करेगा। तो जब ये पिस्टन वापस आना चालू करेगा तो स्टार्टिंग में
आइसोथर्मली आएगा, यानी टेम्परेचर को कांस्टेंट रख के। अब ये गैस को कॉम्प्रेस करेगा। आपका गैस का कंबशन हो चुका है, पेट्रोल आपका जल चुका है, वहां पे कंबस्टिबल प्रोडक्ट यानी धुआं बन चुका है। अब ये वापस आ रहा है अपना, ये स्ट्रोक अपना वापस आएगा, तब ये आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन आ रहा है। अब ये कॉम्प्रेस कर रहा है, कॉम्प्रेस कर रहा है यानी वॉल्यूम घट रहा है, तो ये वॉल्यूम एक्सिस है ना आपका, तो ये वॉल्यूम घट रहा है और इस समय वो हीट को रिजेक्ट कर रहा है, क्योंकि यहां से साइलेंसर से धुआं बाहर निकल जाएगा। ये आपका साइलेंसर से धुआं बाहर निकल रहा है, तो ये आइसोथर्मली उसको कॉम्प्रेस कर रहा है यहां तक। ठीक है बेटा। तो अब ये स्ट्रोक पे जो प्रेशर और वॉल्यूम बना, तो ये जब वापस आया तो वहां तक का जो वॉल्यूम बना होगा उसे आप V3 कह दो और प्रेशर जो होगा उसको P3 कह दो। तो बेटा इसके कोऑर्डिनेट आप लिख लोगे P3, V3, आपको डायग्राम में ऐसे दिखाना है। और ये क्या था बेटा, आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन, यानी यहां पे भी आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन, यानी यहां पे भी टेम्परेचर कांस्टेंट रखा गया। इसके बाद अब ये यहां से लेके यहां तक आ चुका है, ये आइसोथर्मली। अब यहां से लेके यहां तक आएगा वो एडियाबैटिकल कॉम्प्रेशन। अब यहां से लेके यहां तक का कॉम्प्रेशन आ रहा है एडियाबैटिक कॉम्प्रेशन, तो यहां लिख लूंगा मैं एडियाबैटिक कॉम्प्रेशन। तो बेटा ये वर्क डन बाय द पिस्टन ऑन द गैस है। यहां पर क्या था, वर्क डन बाय द गैस ऑन द पिस्टन था। अब ये एडियाबैटिक कॉम्प्रेशन, बेटा महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की किताब में यहां पे प्रिंटिंग मिस्टेक किया हुआ है, वहां यहां पर उन्होंने एक्सपांशन लिखा हुआ है, तो एक्सपांशन वहां गलत है, ये भी कॉम्प्रेशन ही होना चाहिए। तो यहां से यहां तक भी कॉम्प्रेस हो रहा है, यानी वॉल्यूम आपका घट रहा है और ये वापस जाके आपके पॉइंट नंबर 1 को जुड़ जाएगा। बेटा ये आपका एक चीज यहां पर हम लोगों को करेक्ट करना है, ये वाला प्रेशर हम लोग भूल गए थे, इसको P3 V3 लिखना है और इसको P4 V4 लिखना है, यानी ये V4 रहेगा, ये P4 रहेगा। ये वाला था आपका P3 V3, ये P3 था, ये आपका V3 था। ठीक है बेटा। सो ये पहला वाला पॉइंट है P1 V1, ये आपका P2 V2, ये आपका P3 V3 और ये आपका P4 V4, और ये वापस जाके यहां पे जुड़ गया, तो ये ऐसा। तो अगर इस टाइप से आपकी इंजन काम करती है, यानी टेम्परेचर को कांस्टेंट रख के हीट को एब्सॉर्ब करे, बाद में हीट कांस्टेंट रख के एक्सपांड हो, एडियाबैटिक एक्सपांशन, बाद में आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन हो, उसके बाद एडियाबैटिक कॉम्प्रेशन हो। अगर ऐसा होता है प्रैक्टिकली, अगर ऐसा होता है तो वो इंजन आपको मैक्सिमम एफिशिएंसी देगा, ऐसा कार्नोट ने कहा है। बट ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, इतना ज्यादा एफिशिएंसी आपको मिल नहीं सकती। यहां तक समझ में आ गया सबको? आगे बेटा, ये आपकी हीट इंजन। नाउ अगर मैंने कहा कि ये है सोर्स, source is at higher temperature and sink is at lower temperature। बेटा ये एटमॉस्फेयर मान सकते हो आप, क्योंकि एटमॉस्फेयर में आप धुआं यहां से ऐसे कंबस्टिबल प्रोडक्ट आपका एटमॉस्फेयर में आ रहा है ना, सो एटमॉस्फेयर का तो लोअर टेम्परेचर हो गया ये, और ये लोअर टेम्परेचर है, आप इसको सिंक कह सकते हो। और बेटा ये पेट्रोल से जो हीट मिल रही थी इसे आप सोर्स कह दो, यानी सोर्स यानी पेट्रोल से मिलने वाली हीट उस समय की, विच इज एट हायर टेम्परेचर, तो ये हायर टेम्परेचर है, यानी ये आप पेट्रोल कह सकते हो और ये आपका एटमॉस्फेयर कह सकते हो। पेट्रोल से कंटिन्यूअस हीट मिल रही, दैट इज हीट सप्लाइड फॉर द हीट इंजन, ये आपका हीट इंजन है। इंजन बोले तो ये वाला पार्ट पूरा। इसके बाद यहां से हीट रिजेक्ट हुई, यानी ये साइलेंसर से जो धुआं निकला वो हीट रिजेक्टेड। हीट किसको रिजेक्ट हुई? सराउंडिंग को, यहां से सराउंडिंग में हीट रिजेक्ट हुई। जो यहां पे दिखाया हुआ है हीट सप्लाइड यहां पर है, जो वर्क डन आपको मिला वो ये है, जो आप वर्क डन करोगे वो ये है, क्योंकि आपको धुआं बाहर निकालने के लिए वर्क डन करना पड़ रहा है, वो आपका लॉस है। अब आपको जितना वर्क डन मिला होगा इसे वर्क डन कह दो W।
बेटा हमने जो हीट सप्लाई किया था उससे हमको वर्क डन मिला और बचा हुआ हीट आपका रिजेक्ट हो गया सराउंडिंग को। हमें पेट्रोल से जितनी एनर्जी मिली उस एनर्जी से कुछ एनर्जी वर्क डन में कन्वर्ट हुई और बचा हुआ आपका एटमॉस्फेयर में लॉस हो गया इन द फॉर्म ऑफ कंबस्टिबल प्रोडक्ट। ठीक है, तो यहां से इक्वेशन क्या बनेगा, हीट सप्लाइड इक्वल टू, ये हीट सप्लाइड हुआ, इसी से वर्क डन मिला, प्लस इस बचा हुआ आपका हीट रिजेक्ट हो गया सराउंडिंग में, क्योंकि ये गैस गर्म हो गई। जब एटमॉस्फेयर से लिया था तो ठंडी थी, जब एटमॉस्फेयर में भेजा तो गर्म आ गया वो, तो यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी हुई, हीट रिजेक्टेड। यहां से बेटा मुझे वर्क डन कितना मिला वो अगर चाहिए तो हीट सप्लाइड माइनस हीट रिजेक्टेड, ये हो गया वर्क डन। अब अगर मैं इफिशियंसी को डिफाइन करना चाहूं, इफिशियंसी आपको कितने मार्क्स मिले कितने में से, ये आपकी इफिशियंसी दिखाता है। इफिशियंसी यानी कितना आउटपुट मिला कितने इनपुट में से। तो हमारा यहां पे आउटपुट क्या है, हमारी गाड़ी चलना यानी हमें वर्क डन मिलना, ये आपका आउटपुट हुआ। और जो हीट मिली पेट्रोल से वो आपका इनपुट हुआ यानी हीट सप्लाइड, यानी कितना पेट्रोल इस्तेमाल करके गाड़ी कितनी चलेगी वो आपकी इफिशियंसी दिखाएगा। तो आपकी गाड़ी इतनी चल रही है दैट इज अ वर्क डन, और आपने पेट्रोल इतना इस्तेमाल किया ये हीट सप्लाइड। सो वर्क डन यानी क्या, हीट सप्लाइड माइनस हीट रिजेक्टेड अपॉन हीट सप्लाइड। अब ये देखो ना, जब आप इसको यहां डिवाइड करोगे तो ये 1 आ जाएगा, माइनस यहां डिवाइड करोगे तो हीट रिजेक्टेड माइनस हीट सप्लाइड हो जाएगा। आप ये फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हो बेटा, हीट सप्लाइड हीट रिजेक्टेड इसको एनसीपी डेल्टा टी, एनसीवी डेल्टा टी या एनसी डेल्टा टी के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब हीट सप्लाइड इज फ्रॉम हायर टेम्परेचर TH एंड हीट रिजेक्टेड टू द लोअर टेम्परेचर, सो इसलिए आप 1 माइनस हायर लोअर टेम्परेचर डिवाइडेड बाय हायर टेम्परेचर, ये भी फॉर्मूला आप इफिशियंसी के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। सो ये 1 माइनस हीट रिजेक्टेड टू द लोअर टेम्परेचर सराउंडिंग एंड हीट सप्लाइड मींस हीट इज टेकन फ्रॉम द पेट्रोल, ठीक है, विच इज एट ए हायर टेम्परेचर व्हाइल द कंबशन। तो ये आपका लोअर टेम्परेचर हुआ, ये आपका हायर टेम्परेचर हुआ, तो ये 1 माइनस लोअर टेम्परेचर अपॉन हायर टेम्परेचर, तो ये आपका इफिशियंसी का फॉर्मूला हुआ। अब बेटा बोर्ड एग्जाम में आपको कार्नोट साइकिल के ऊपर क्वेश्चन आया मान लो और आपको नोट्स लिखना है। सो कार्नोट साइकिल यानी आइडियल इंजन, प्रैक्टिकल इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है ना, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हीट इंजन यानी क्या होता है, हीट इंजन यानी विच कन्वर्ट द हीट इनटू द वर्क डन। उसके बाद आप प्रेशर वॉल्यूम का ग्राफ बनाओगे, आप ये बताओगे कि इसमें दो आइसोथर्मल और दो एडियाबैटिक प्रोसेस है, पहले आइसोथर्मल एक्सपांशन है फिर एडियाबैटिक एक्सपांशन है, वॉल्यूम बढ़ रहा है 2 बार, बाद में आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन है, बाद में एडियाबैटिक कॉम्प्रेशन है। आइसोथर्मल एक्सपांशन और आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन यानी कांस्टेंट टेम्परेचर, एडियाबैटिक कहा तो कांस्टेंट हीट। आइसोथर्मल एक्सपांशन के वक्त हीट सप्लाई होती है, आइसोथर्मल कॉम्प्रेशन के वक्त हीट रिजेक्ट होती है, और एडियाबैटिक प्रोसेस में आपको वर्क डन मिलता है। समझा बेटा। अब इसमें यहां आपका वॉल्यूम बढ़ते जा रहा है, यहां वॉल्यूम बढ़ते जा रहा है, यहां वॉल्यूम घटेगा, यहां वॉल्यूम घटेगा, आपको ये चीजें बता देना है। उसके बाद आप इक्वेशन पे चले जाओ, आप हीट इंजन की ये डायग्राम आप दिखा सकते हो, हीट सप्लाइड इक्वल टू वर्क डन प्लस हीट रिजेक्टेड, यहां से वर्क डन निकाल लो। इफिशियंसी यानी क्या, आउटपुट अपॉन इनपुट, कितना आउटपुट मिला कितना हीट सप्लाई करने के बाद, आउटपुट यानी हीट सप्लाइड माइनस हीट रिजेक्टेड अपॉन हीट सप्लाइड, ये 1 माइनस हीट रिजेक्टेड अपॉन हीट सप्लाइड, हीट रिजेक्टेड एट लोअर टेम्परेचर, हीट सप्लाइड एट हायर टेम्परेचर, सो 1 माइनस टी लो अपॉन टी हाई, ये भी आपका इफिशियंसी का फॉर्मूला आ गया। समझो बेटा। तो इस तरीके से आपको पूरा कार्नोट साइकिल के ऊपर नोट्स लिखना है। क्लियर, ये आपको बोर्ड एग्जाम में भी है और एंट्रेंस एग्जाम में भी आएगा। हीट इंजन वाला पार्ट हमने आज डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। आप लोग इसको बराबर रिवाइज कर लो बेटा। बाय।